मेरा नाम अमित है। मेरे घर वालों ने मेरी दूसरी शादी करवा दी थी, तो पत्नी का 10 साल का बेटा भी उसके साथ आया था। एक दिन मैंने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और उसे धमकी दी कि अगर वो तुम्हारे साथ यहाँ मेरे घर में रहेगा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मेरी पत्नी के बेटे के जाते ही मेरे फाइनेंशियल हालात खराब हो चुके थे और मैं सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया था। कई सालों के बाद मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब का ऑफर आया था, तो मैं वहां पर खुशी खुशी पहुंच गया। वहां के बॉस को देखकर तो मैं हैरान रह गया था, क्योंकि उसने कहा कि पापा, अगर कोई और काम है तो मुझे बता दीजिए। आलोक ने दरवाजे से झांककर धीमे से कहा था। मैंने गुस्से से कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ, बस यही काम रह गया है तुम्हें। मैं उसे नफरत से देखते हुए मुंह फेर कर अपने काम में बिजी हो गया था। मैं कपड़े चेंज करने के बाद जब शूज पहनने के लिए बैठा तो मुझे अपने कहीं शूज नजर नहीं आ रहे थे। उफ, एक तो ये औरत पता नहीं मेरा सामान कहाँ छुपा कर रख देती है। मैंने गुस्से में अपनी पत्नी को आवाज लगाई थी, नीतू, मेरे शूज कहाँ पर है? वैसे भी मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था, ऊपर से ये लापरवाही मुझे और गुस्सा दिला रही थी। नीतू, कहाँ हो तुम? और मेरे शूज कहाँ पर है? मैंने गुस्से से चिल्लाकर उसे आवाज दी थी। इस समय मेरी पत्नी का बेटा आलोक मेरे शूज लेकर आ गया था। कहने लगा कि डैडी, आपके जूते ये रहे, मैंने साफ करके पॉलिश भी कर दिया है। उसने शूज मेरे पैरों में रख दिए थे, तो मैंने गुस्से में सबसे पहले शूज को और दूसरी बार उसकी तरफ देखा था। मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है और तुमने मेरे शूज गायब करके रख दिए थे। मैंने आलोक को डांट दिया था, तो वो डर कर पीछे हो गया था। कहने लगा कि पापा, मैं तो बस पॉलिश कर रहा था, वो धीमे शब्दों में कहने लगा। लेकिन मुझे उस पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैंने कहा कि जाओ अपनी मम्मी से कहो कि मेरे लिए नाश्ता लगा दे, मुझे देर हो रही है। मैंने गुस्से में उससे कहा था, तो वो फौरन ही कमरे से बाहर चला गया। मेरे दिल में आग भड़क उठी थी कि न जाने इन माँ बेटे से मेरी कब जान छूटेगी। मैं बोलता हुआ अपनी टाई तलाश करने लगा था। इस घर में कोई चीज मुझे समय पर मिलती ही नहीं है। मैं जैसे ही नाश्ते के टेबल पर पहुंचा तो आलोक को अपनी पत्नी के बराबर में बैठे हुए देखकर मुझे गुस्सा आया। मैंने उससे कहा कि तुम जाकर जल्दी से मेरी बाइक साफ करो, मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। मैंने गुस्से में उसे नया काम दिया था। वो फौरन ही खुशी खुशी बाइक साफ करने के लिए चला गया था। मेरी पत्नी कहने लगी कि कभी आप उसके साथ प्यार और नरमी के साथ भी बात कर लिया करो। मैंने घूर कर अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा कि मेरा दिमाग खराब मत किया करो, वैसे ही मुझे लेट हो रहा है, ऊपर से तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती। मैंने अपनी पत्नी को बुरी तरह से डांट दिया था, तो वो खामोश हो गई और अपने बर्ताव से मैं खुश हो रहा था। नाश्ता करने के बाद मैं अपने ऑफिस के लिए बाइक पर बैठकर निकल चुका था। हम 4 भाई थे, मैं अपने घर में सबसे छोटा था। मेरे पिता बहुत सख्त इंसान थे, लेकिन उनकी सख्तियां कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाई थी। मेरे तीनों भाई उनकी सख्तियां सहने के लिए मौजूद थे। मैं सबसे छोटा था, इसीलिए मुझसे सब प्यार किया करते थे। मेरे भाई खुद तो पापा की डांट बर्दाश्त कर लिया करते थे, लेकिन मुझे बचा लिया करते थे। पापा भी छोटा होने की वजह से मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। मैं छोटा होने की वजह से अपनी मम्मी का भी बहुत लाडला था। हर कोई मेरी ख्वाहिशों के बारे में पूछता था ताकि उसे पूरा कर सके। घर में भी मेरी पसंद का ही खाना बनता था। मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी और अपनी पढ़ाई और जिंदगी में मैं बिजी था। मैंने पापा को हमेशा सब लोगों पर गुस्से से भड़कते हुए ही देखा था। वैसे तो पापा ज्यादातर समय अपनी दुकान पर ही गुजारते थे। पापा की शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी जनरल स्टोर थी, जहां लोगों की आवाजाही लगी रहती थी। वो वहां कई सालों से काम कर रहे थे, इसलिए वहां के लोगों से उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, चाहे वो भीड़ पापा के दोस्तों की हो या फिर उनके कस्टमर की। पापा रात को देर तक अपनी दुकान पर बैठे रहते थे और सुबह को देर से जनरल स्टोर के लिए निकलते थे, क्योंकि मार्केट देर से खुलती थी। जो टाइम पापा घर में गुजारा करते थे, वो टाइम हमारे लिए घर में गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो हमेशा घर में किसी न किसी को डांटते रहते थे। वो हर समय मम्मी पर भी बरसते रहते थे और मम्मी पर हाथ भी उठाते रहते थे। बचपन में तो पापा की ये हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ना ही मुझे बर्दाश्त थी कि पापा मम्मी को मारते हैं। हम सब भाई ये सब नहीं देख सकते थे, क्योंकि हमें तकलीफ होती थी, इसलिए हम घर से निकलकर कहीं न कहीं चले जाते थे। मम्मी खामोशी से पापा का ये जुल्म बर्दाश्त करती रहती थी। आखिर वो अपने 4 बेटों को छोड़कर कहाँ जाती। मम्मी ने कभी भी पापा के पीछे तक उनको बुरा न कहा था, वो सब्र का पैकेज थी। मगर मैं उनको समझाया करता था कि पापा के जुल्म आप इस तरह बर्दाश्त मत किया करो।
बल्कि उन्हें रोक दिया करो। मम्मी मेरी बात सुनकर धीमी सी मुस्कान दिखा दिया करती थी और कहती थी कि बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो अपने पापा को रोक लिया करो, और याद रखना तुम अपनी पत्नी के साथ कभी ऐसा मत करना, न उस पर कभी हाथ उठाना। मम्मी की बात सुनकर मैं हाँ में गर्दन हिला दिया करता था और यही सोचता था कि भला मैं अपनी पत्नी पर क्यों हाथ उठाऊंगा। मम्मी की इस सोच पर मुझे बहुत हैरानी होती थी। जब मैंने इंटर कंप्लीट कर लिया तब तक मेरे तीनों भाई अपनी अपनी जॉब से लग चुके थे। एक भैया तो पापा के साथ उनके जर्नल स्टोर पर जाया करते थे, जबकि बाकी के दोनों भाई जॉब कर रहे थे, क्योंकि स्टोर पर वो ज्यादा लोगों को नहीं रख सकते थे। मुझे काम करने की भी कोई फिक्र नहीं रही थी, इसलिए मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान दिया। मेरे बड़े दो भाइयों की अच्छी सैलरी घर में आने लगी थी, तो मम्मी ने चाहा कि उन दोनों की शादी कर दी जाए। मम्मी ने अपनी पसंद की ही लड़की लाकर बड़े दोनों भाइयों की शादी कर दी थी। घर में अब हमेशा रौनक रहती थी। पापा की अब उम्र ज्यादा होने लगी थी, इसलिए तीसरे नंबर वाले भैया उनकी दुकान पर जाते थे। मैंने बीकॉम कंप्लीट कर लिया तो पापा ने मुझे आगे पढ़ने से रोक दिया था, और इसी दौरान मेरे तीसरे नंबर वाले भैया की भी शादी कर दी गई थी। अब पापा ने मुझसे कहा कि मैं भैया के साथ जर्नल स्टोर पर जाया करूं, मगर मैं पापा की जर्नल स्टोर संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था। वैसे भी मुझे ऐसे काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम दोनों भाई एक ही जर्नल स्टोर से अपना गुजारा कैसे कर सकते थे। भैया का अलग अपना खर्चा बढ़ गया था। मैं चाहता था कि मैं अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह कोई जॉब कर लूं, इसलिए मैंने जॉब तलाश करनी शुरू कर दी थी। मुझे जॉब तो मिल गई थी, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। इसकी वजह शायद मेरा नसीब था। मैंने उसी जॉब पर जाना शुरू कर दिया और मैंने सोचा कि मुझे अच्छी जॉब के लिए शायद आगे और पढ़ना चाहिए था, इसलिए मैंने आगे और पढ़ने का फैसला किया। मेरी जॉब लगते ही पापा ने मेरी शादी करने का फैसला किया, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मम्मी मेरी बात समझ गई थी, लेकिन पापा को कौन समझाता। तीनों भाइयों की शादी में तो पापा ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन मेरी शादी करवाने के पीछे पापा पड़ गए थे। शायद पापा अब घर में ज्यादातर फ्री रहने लगे थे। उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था, इसलिए उनका सारा ध्यान मेरी शादी करने पर ही था। वो सुबह शाम मम्मी से यही कहते रहते थे कि अमित के लिए लड़की तलाश करो। हमारी जिंदगी का क्या भरोसा, हम कब तक जिंदा है। माता पिता के सामने ही अपने सारे बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि अमित की शादी मेरे सामने ही हो जाए। क्या पता भैया भाभी उसे समझे या न समझे। वो मम्मी को हमेशा ये बातें सुनाकर डराते रहते थे और मम्मी डर जाती थी। मम्मी भी कहती थी कि तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माता पिता का साया न रहा तो तुम अकेले रह जाओगे। मम्मी की बातें सुनकर मुझे मजबूरन शादी के लिए हाँ करनी पड़ गई थी। मुझे नहीं पता था कि पापा ने मेरे लिए पहले ही लड़की भी पसंद कर ली थी। अब तक तो मेरी तीनों भाभियों से मेरे मम्मी पापा को हमेशा कोई न कोई शिकायत रहती थी, इसलिए वो चाहते थे कि इस बार बहुत सोच समझकर और अच्छी बहू लाई जाए, क्योंकि उन्हें मेरी तीनों भाभियां पसंद नहीं थी। शायद उनको अपना बुढ़ापा बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनके बुढ़ापे का सहारा मेरी शादी पर ही टिका हुआ था। मैं भला इन मैटर्स में क्या बोलता। मुझे वैसे भी शादी के मामले में कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। मम्मी भाभीियों की शिकायतें जो पापा को सुनाया करती थी, वो मेरे कानों तक भी आसानी से पहुंच जाती थी। इस मामले में भी मैं अपने मम्मी पापा जैसा सोचता था। मैं चाहता था कि मेरी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो मेरे मम्मी पापा की सेवा करे और मेरी मम्मी को कभी शिकायत का मौका न दे। इस बार पापा ने हमारे मोहल्ले की एक लड़की को मेरे लिए पसंद किया था। हालांकि मेरी तीनों भाभियां अलग अलग शहरों से आई हुई थी। पहली बहुओं का बर्ताव देखकर अब वो करीब की ही और जानी पहचानी लड़की को अपने घर की बहू बनाने जा रहे थे। शायद ये लड़की अब मेरी तीनों भाभियों से बेहतर निकले, उनको ये उम्मीद थी। मैंने इस फैसले का हक उनको दिया था कि वो किससे मेरी शादी करवाएं, इसलिए खामोशी से उनके फैसले पर अपना सर झुका दिया था और उन्होंने मुझसे 6 साल बड़ी लड़की की शादी मेरे साथ करवा दी थी। स्नेहा के साथ मेरी जिंदगी की स्टार्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी और ना ही मैं उसके साथ खुश था, क्योंकि इस घर में आने से पहले ही उसके दिल में मेरे मम्मी पापा के खिलाफ शिकायतें आने लगी थी, जो उसने पहले दिन ही मेरे सामने रख दी थी। उसने एक रात भी सब्र नहीं किया था। मैं हैरान होकर उसकी शिकायतें सुनने पर मजबूर हो गया था। उसने कहा कि तुम्हारी मम्मी को पहले मेरी याद नहीं आई जब वो तुम्हारे दूसरे नंबर वाले भाई का रिश्ता तय कर रही थी। वो तो मेरी ही उम्र का था। अब जब तुम्हारी बड़ी भाभीियों ने तुम्हारी मम्मी को मजा चखाया तब उनको मेरी याद आई है। तुम तो मुझसे उम्र में 6 साल छोटे हो। पूरा मोहल्ला मजाक बना रहा था।
वो अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी और मैं चुपचाप नजर झुकाकर बैठा हुआ था। उसकी बात कड़वी थी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। ऐसा तो हुआ था क्योंकि हमारे मोहल्ले के लोगों ने कहा था कि मोहल्ले में स्नेहा जैसी पढ़ी लिखी लड़की मौजूद है, तो आपको उसे अपने किसी बेटे के लिए उसे अपने घर की बहू बना लेना चाहिए। मैंने उसे समझाया था कि प्लीज तुम मेरे मम्मी पापा को समझने की कोशिश करना, हमेशा उनकी इज्जत करना। मैं अपनी मम्मी पापा को लेकर बहुत सीरियस हूँ। मेरी बात सुनकर वो भड़क उठी थी और कहने लगी, तुमने क्या इसीलिए मुझसे शादी की है? अगर यही बात है तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारे माता पिता के लिए नहीं। आइंदा मुझसे कभी कोई उम्मीद मत करना, और अगर मुझसे उम्मीद लगानी है तो उम्मीद पूरी होने से पहले ही मुझे छोड़ सकते हो। मैंने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए तो तुमसे शादी नहीं की है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने मुंह से शब्द बाहर निकाले थे। मेरी बात पर वो उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, और गुस्से से चलती हुई बाथरूम की तरफ चली गई थी। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया था। मैं अपने मम्मी पापा के सामने बेहद शर्मिंदा हो रहा था। पहले ही बड़ी सारी भाभियों ने तो फिर भी ऐसा नहीं किया था जैसा मेरी पत्नी कर रही थी। वो लोग अपनी हद में रहती थी, मेरी पत्नी तो हद से ज्यादा बदतमीज थी। मैं जो अपने भाइयों के सामने कई बार ये बात कह चुका था कि अपनी पत्नियों को आपके कंट्रोल में रखना चाहिए, अब मैं अपने तीनों ही भाइयों और उनकी पत्नियों से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहा था। मेरी पत्नी अपनी मर्जी के मुताबिक हर काम करती थी, यहाँ तक कि वो घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। पता नहीं क्यों वो मेरी मम्मी से बहुत जलती थी, उनसे हमेशा अपनी नफरत जाहिर करती रहती थी, उनको छोटी छोटी बात पर जवाब देकर चली जाती थी। उसकी इस हरकत से मेरी मम्मी मेरी तीनों भाभियों के आगे शर्मिंदा होकर रह जाती थी। मम्मी, जिनके दिमाग में हमेशा यही रहता था कि स्नेहा को अपनी फेवरेट बहू मानकर वो मेरी बाकी तीनों भाभियों को जलाएंगी, मगर उनके वो सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। बाकी भाभियां कब तक बर्दाश्त करती, इसलिए उन्होंने भी आवाज निकालनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने पतियों से कहा कि या तो स्नेहा भी घर के काम करेगी या फिर सब अपना अपना किचन अलग कर लेंगे। मम्मी पापा घर की एक कंडीशन देखकर परेशान हो गए थे। खाना बनाना अलग अलग हो जाएगा तो माता पिता किस किस के हिस्से में आएंगे, उनकी देखरेख कौन करेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स को ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़े, मगर हम उस कंडीशन तक पहुंच चुके थे जहां वो समय आ गया था कि माता पिता किसके हिस्से में आने हैं। मैं तो यही चाहता था कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहें, मैं उनका हमेशा ख्याल रखूंगा। लेकिन मेरी पत्नी तो उनसे ढंग से बात भी नहीं करती थी, उनको खाना कैसे देती, इसलिए मैं खामोश होने पर मजबूर था। फिलहाल ऐसे मौके पर बड़े भैया बोल पड़े थे। उन्हें मम्मी पापा की फिक्र हुई थी। उन्होंने कहा कि मम्मी पापा हमारे साथ रहेंगे, तो दूसरे नंबर वाले भैया कहने लगे कि हमारे साथ रहेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर वाले भैया कहने लगे कि नहीं, मम्मी पापा मेरे साथ रहेंगे। वो तीनों ही जोश से बोल रहे थे, लेकिन इन तीनों को देखकर मेरी भी हिम्मत हो रही थी कि मैं कहूँ कि नहीं, मेरे माता पिता किसी के साथ नहीं रहेंगे, वो सिर्फ मेरे साथ रहेंगे। मेरे माता पिता मुझ पर कोई बोझ थोड़ी हैं। वो लोग भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे। इतने में ही मेरी मम्मी बोल पड़ी और कहने लगी कि बेटा, अभी हम तुम पर बोझ नहीं है, लेकिन बाद में हम तुम्हें बोझ लगने लगेंगे। जब एक की बहू लगातार हमें खाना बनाकर खिलाएगी तो हम बोझ ही बन जाएंगे। मम्मी की बात भी बिल्कुल ठीक थी। एक ही बहू लगातार अगर उनको खाना बनाकर खिलाएगी तो उसको ऐतराज होगा कि बाकी तो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही है और सास ससुर उसके हिस्से में आ गए। फिर फैसला हुआ कि ठीक है, फिर एक हफ्ते का कर लेते हैं। बड़े भैया ने फैसला किया कि चारों ही भाइयों के साथ मम्मी पापा एक हफ्ते खाना खाया करेंगे। ये सब सुनकर मैं हैरान हो गया था, क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने माता पिता का बंटवारा नहीं करना चाहता था। मेरा बस चलता तो मैं अपने माता पिता को हमेशा अपने ही पास रखता, लेकिन मेरा बस ही तो नहीं चलता था। स्नेहा तो बात बात पर मुझसे झगड़ा करती थी और बार बार मुझसे डाइवोर्स की मांग करती थी। मैं नहीं चाहता था कि अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करूं, इसलिए मैं मजबूरी में उसको बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन उसका बिहेवियर दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा था। घर के सारे ही लोग फैसला करने में बिजी थे, जबकि मेरी पत्नी खामोशी से बैठी हुई थी, जैसे उसे तो किसी की कोई परवाह ही नहीं थी। मैं ऐसी बदतमीज औरत अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। ये फैसला ही मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए किया था, जिस पर मैं बेहद मजबूर हो चुका था। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। सबका खाना पकाना अलग अलग हो गया था और इस सब की जिम्मेदार मुझे अपनी पत्नी ही लगती थी। ये सब उसकी वजह से ही हो रहा था
वरना बाकी भाभियां तो इतने सालों से मिलकर रह रही थी। मेरी पत्नी ने घर के अंदर आते ही घर का चैन और सुकून बर्बाद कर दिया था। फैसला इंसाफ के तौर पर हुआ था, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। जिस हफ्ते उसे खाना बनाने की बारी आती थी, वो गुस्से में रहती थी और मम्मी पापा को सही तरह से खाना नहीं देती थी। अगर उससे कुछ कहो तो मुझसे कहती कि तुम्हारी मम्मी को ही मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता, वो हर खाने में कमी निकाल देती हैं। छोटी सी शिकायत करने पर भी वो बराबर से जवाब देती थी। वो मुझे हमेशा ही अपने से छोटा समझती थी और ये भूल जाती थी कि मैं अब उसका पति था और मेरी इज्जत करना उसका कर्तव्य था। मैंने कहा कि सिर्फ एक हफ्ते की ही तो बात है, तो मम्मी पापा के लिए ठीक से और अच्छा सा खाना बनाया करो। ये क्या उल्टा सीधा बनाकर रख देती हो? एक हफ्ते के बजाय तुम हर दिन तो अपनी मर्जी का खाना बनाती हो। मैं अपनी पत्नी को समझाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। खाना अपने हाथ से तो नहीं बना सकता था, लेकिन वो मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान को निकाल दिया करती थी। मुझे लगता था कि वो सब कुछ जानबूझकर कर रही है। कभी तो वो खाने में नमक तेज कर देती थी, तो कभी मिर्ची तेज कर देती थी। मम्मी भी उसे साफ कह दिया करती थी, जिससे उसका मूड खराब हो जाता था। मम्मी पापा भी मुझे बुरी तरह से डांटते रहते थे और कहते थे कि तुम अपनी पत्नी के गुलाम हो। हालांकि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। दिन ब दिन हमारे झगड़े बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि हमेशा अपनी पत्नी की वजह से मुझे अपने मम्मी पापा के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मैं स्नेहा को समझाता तो वो मुझसे लड़ाई करने लगती थी और डाइवोर्स मांगती थी। मामला मेरे हाथ से निकलता जा रहा था। एक दिन जब हमारा झगड़ा बहुत बढ़ गया तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उस पर हाथ उठा दिया। स्नेहा इस बात पर हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। 1 मिनट खामोश होने के बाद वो मुझसे बेहद झगड़ने लगी थी और उसने भी मुझ पर हाथ उठा लिया था। मैं उसकी इस हरकत पर हैरान रह गया था। मेरी मम्मी ने तो कभी पापा पर हाथ नहीं उठाया था, हालांकि पापा उन्हें बहुत मारते थे। वो तो चुपचाप रोती रहती थी। आज मेरे पापा ऐसे समय में मेरी मम्मी की बहुत इज्जत कर रहे थे। अगर मम्मी दिन को रात कहती तो पापा भी रात ही कहा करते थे। मम्मी की खातिर तो वो अपने बहू बेटे को भी डांट दिया करते थे, लेकिन मेरी पत्नी तो मुझ पर ही हाथ उठा रही थी। उसने घूंसों और लातों से मुझ पर हमला किया। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को उससे बचाया। उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी भी इज्जत नहीं थी। मैंने उसको कंधों से पकड़कर कमरे से बाहर धक्का दे दिया था और उसी समय डाइवोर्स देकर उसे घर से निकाल दिया था। मम्मी पापा सभी लोग हैरान रह गए थे, लेकिन मेरा उसके साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था और गुस्से से घर से बाहर निकल गया था। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी में जैसे कुछ सुकून आ गया था। मैं जो हमेशा मम्मी पापा और स्नेहा के बीच पिसता रहता था, वो दौर अब खत्म हो चुका था। मम्मी पापा का खाना तो मम्मी भैया भाभी की जिम्मेदारी था, लेकिन अब मुझे कौन खाना देता? लेकिन मेरे पास इसका कोई रास्ता नहीं था। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। बड़ी मुश्किल से स्नेहा से मेरी जान छूटी थी। उसने मेरा दिल इतना दुखा दिया था कि अब मैं अपनी जिंदगी में किसी दूसरी औरत को शामिल नहीं कर सकता था। आखिर उसने मुझे बर्बाद करने के अलावा मुझे दिया ही क्या था? हमेशा शिकायतें और बदतमीजी। मेरे हिस्से में तो कुछ भी अच्छा नहीं आया था। स्नेहा बहुत बदतमीज औरत थी, जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से खराब करके रख दिया था। स्नेहा के मेरी जिंदगी से चले जाने के बाद मैंने अकेले ही रहने का फैसला कर लिया था। अब मैं जॉब से आने के बाद अपना सारा टाइम अपने माता पिता के साथ स्पेंड किया करता था। वो भी खुश हो जाते थे और मुझे भी उनके साथ अच्छा लगता था। मैं भी उनके साथ ही खाना खा लिया करता था और अपनी कमाई अपनी मम्मी के हाथ में रख दिया करता था, जिससे वो भी खुश हो जाती थी। अब मेरी जिंदगी सिंपल तरीके से गुजर रही थी और मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगा था। मम्मी पापा ने मुझे दोबारा शादी के लिए कहा था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। स्नेहा के साथ गुजारे समय ने मेरा दिल और दिमाग दोनों ही आउट कर दिया था। मैं किसी भी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पहले ही मैं मम्मी पापा की बात मानकर बहुत पछताया था। उनकी पसंद और मर्जी से अपने से 6 साल की बड़ी लड़की से शादी करके उसके साथ जिंदगी गुजारने की पूरी कोशिश की थी, मगर मेरे हाथ में कुछ नहीं आया था। इसलिए मैं अकेला ही अच्छा था। मेरी और स्नेहा की डाइवोर्स को 4 साल पूरे हो गए थे, तो मुझे दूसरी शादी करनी ही पड़ी थी। मम्मी पापा तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, इसलिए मैं अकेला रह गया था। भैया भाभी का सहारा तो मेरे पास था, मगर मेरा साथ उनमें से कोई भी कब तक दे सकता था?
आखिरकार तीनों भाइयों ने अपने अपने घर भी अलग कर लिए थे। पापा का घर बेच दिया गया था। चारों भाइयों को अपना अपना हिस्सा मिल गया था। मैंने अपने हिस्से से जमा पूंजी जोड़कर एक छोटा सा घर खरीद लिया था, मगर अकेले ही जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन खाने पीने और बाकी कामों में मुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। भाभीियों ने मुझ पर जोर दिया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। सच बात ये थी कि मम्मी पापा के गुजरने के बाद मुझे भी अकेलापन परेशान करने लगा था। इसलिए मैंने उनसे कहा कि ठीक है, तो फिर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी भाभी ने अपनी जान पहचान की एक लड़की के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। उसकी भी दूसरी शादी थी। इस बात पर मुझे कोई एतराज नहीं था। मैंने हाँ कर दी थी क्योंकि मुझे एक ऐसी लाइफ पार्टनर की जरूरत थी जो मेरे घर को घर समझे। विदाई के समय जब हम लोग घर आ रहे थे तो मैं गाड़ी में 10 साल के बच्चे को देखकर चौंक गया। मैंने अपनी पत्नी के कान में धीमे शब्दों में पूछा कि ये कौन है। वो भी धीरे से कहने लगी कि ये मेरा बेटा है। ये बात पहले ही तय हो गई थी कि ये शादी के बाद मेरे साथ ही रहेगा। ये बात सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे तो इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया था। मैंने तो बस इतना सुना था कि मेरी होने वाली पत्नी की डिवोर्स हो चुकी है और उसका पहला पति मर गया है। बच्चे के बारे में तो कभी मुझे कुछ पता ही नहीं था। मेरा मूड बिल्कुल खराब हो चुका था। मन कर रहा था कि इस बच्चे को गाड़ी से नीचे उतार दूं, लेकिन मेहमानों की मौजूदगी में ऐसा करना ठीक नहीं था। मैं खामोशी से उन्हें अपने साथ घर ले आया। जब मैंने इस बारे में अपने भैया भाभी से बात की तो वो लोग कहने लगे कि इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो अनाथ बच्चा है, इसे तुम सहारा दोगे तो ऊपर वाला तुम्हें भी कहीं का कहीं समझेगा। हमने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम पहले ही शादी से इनकार कर रहे थे और तुम्हारे लिए कोई रिश्ता भी मौजूद नहीं था। लड़की अच्छी और समझदार है, ये तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाकर रख देगी। अगर तुम अपनी पत्नी के बदले उसके बेटे को प्यार दोगे तो इसमें क्या परेशानी है। इस बच्चे का उसकी माँ के अलावा कोई नहीं है। भैया भाभी तो मुझे समझाकर वहां से चले गए थे और मैं उनकी चालाकी पर परेशान था। सबने मिलकर मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया था। आलोक एक अच्छा और आज्ञाकारी बच्चा था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी मौजूदगी मुझे घर में परेशान करती थी। अगर मुझे शादी से पहले उसके बारे में पता होता तो शायद मैं इतना गुस्सा न होता, लेकिन अब उसे अपने बेटे की तरह एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अपने आप को संभालने की भी कोशिश करता था कि ये अनाथ बच्चा है, मुझे इसका साथ देना चाहिए, लेकिन अपने गुस्से को कभी संभाल नहीं पाता था। मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने ही अपने बेटे को प्यार करती थी। ये बात मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगती थी। मैं चाहता था कि अब जो औरत मेरी जिंदगी में आए वो सिर्फ मुझ पर और मेरे घर पर ही ध्यान दे, ना कि अपना 10 साल का बेटा साथ लेकर आए। मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरे साथ एक बार फिर से धोखा हो गया था। मैंने अपनी जिंदगी में औरत के साथ सुकून कभी नहीं पाया था और अब मुझे लगता था कि आगे मुझे कभी और भी सुकून नहीं मिल सकेगा। शायद मेरा भाग्य ही खराब था। मेरी पत्नी नीतू ने पहले दिन ही अपने बेटे का इंट्रोडक्शन मुझसे करवा दिया था। उसको बताया था कि ये तुम्हारे पापा हैं। आलोक बार बार मेरे पास आने की कोशिश करता था और मेरा हर काम करने की कोशिश करता था। शायद वो चाहता था कि मैं उससे प्यार करूं, उसे पिता बनकर दिखाऊं, लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता था। वो जब भी मेरे नजदीक आता मुझे न जाने क्यों चिढ़ महसूस होती थी और मैं उसे डांट देता था। मैं कभी भी उसे अपने बेटे की जगह नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं था, बल्कि वो मेरी पत्नी के पहले पति की संतान था और उसके लिए मेरे दिल में बिल्कुल जगह नहीं थी। मैंने शुरू से ही सोच रखा था कि मैं अपनी दूसरी पत्नी को हमेशा दबाकर रखूंगा। मैं ये नहीं चाहता था कि नीतू भी स्नेहा की तरह मेरे साथ बदतमीजी और बुरा सलूक करे। स्नेहा के साथ वक्त गुजारकर मैंने काफी कुछ देख लिया था, इसलिए मैंने अपनी दूसरी पत्नी पर सख्ती करनी शुरू कर दी थी। मेरी दूसरी पत्नी नीतू घर के सारे काम किया करती थी और कभी कुछ नहीं कहती थी। उसने घर को और मुझे अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। उसे कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं रही थी, मगर फिर भी मुझे भरोसा नहीं था। शायद स्नेहा के साथ ने मुझे पागल कर दिया था। मैं नीतू पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। मैं उसके हर काम पर नजर रखता था। अगर काम में छोटी सी भी गलती हो जाती तो मैं उसे फौरन डांट दिया करता था और वो खामोशी से मेरी डांट सुनती रहती थी। उसने अपने गरीब माता पिता के घर में बहुत परेशानी भरी जिंदगी गुजारी थी और फिर उसे ससुराल भी अच्छी नहीं मिली थी। उसके पति ने उसे डाइवोर्स देकर घर से निकाल दिया। फिर से वो अपने माता पिता के घर में आ गई। उसकी दोबारा शादी हुई तो अब मैं उसके साथ जुल्म कर रहा था।
शायद मैं भी इसी बात का फायदा उठा रहा था कि सारी जिंदगी उसने परेशानी से गुजारी है। मैं घर में दाखिल हुआ तो आलोक खुशी खुशी मेरे पास आया था। मैंने उससे कहा कि मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। मैंने उसको खुश होकर भी नहीं देखा था। वो फौरन ही किचन की तरफ गया और फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर मेरे लिए लाया था। मैंने पानी का गिलास जैसे ही उसके हाथ से पकड़ा तो तेजी से पानी छलककर मेरे कपड़ों पर गिर गया था। मैंने गुस्से से कहा कि ये तुमने क्या कर दिया, मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। मैंने उसे बहुत डांटा था और वो सर झुकाकर खामोशी से मेरी डांट सुनता रहा। कहने लगा कि पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसकी माफी सुनकर मैं 1 मिनट के लिए खामोश हो गया। मैंने कहा जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। वो फौरन ही कमरे से बाहर चला गया था। मुझे तो अफसोस भी नहीं था कि मुझे इस छोटे से बच्चे पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी उसे देखते ही मेरा गुस्सा बाहर आ जाता था। थोड़ी ही देर में उसकी माँ आ गई थी और कहने लगी कि क्या हुआ है आपको, आप क्यों चिल्ला रहे थे। मैंने कहा कि तुम्हारे लाडले बेटे ने मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। ये बात सुनकर उसको भी गुस्सा आया था और उसने अपने बेटे को डांट लगाई कि ध्यान से काम किया करो आलोक, तुमने पापा के सारे कपड़े खराब कर दिए। उस बेचारे ने चुपचाप अपनी माँ की भी डांट सुन ली थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और खामोशी से कमरे से निकल गया था। आलोक जितना खामोश था उतना ही मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो मेरी खातिर में कोई कमी नहीं आने देता था, मगर मुझे उसकी खातिरदारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो मेरे आगे पीछे फिरता रहता था और मेरे सारे काम करता था। कभी मेरे शूज पॉलिश कर देता तो कभी मेरे कपड़े प्रेस कर दिया करता था। इसके बदले वो मुझसे सिर्फ प्यार चाहता था, लेकिन मैं इसे हमेशा उसकी साजिश समझता रहा। मैंने ठान लिया था कि मैं उसकी खातिरदारी के आगे कभी हार नहीं मानूंगा। उसको हमेशा इसी तरह से डरा धमका कर रखूंगा ताकि वो दोनों माँ बेटा मुझसे फ्री होकर मेरी जिंदगी को नर्क न बना दे। वो छोटी मोटी गलती भी करता था तो मैं उसकी बात पकड़कर उसे बड़ा बना दिया करता था और अपनी पत्नी से हर बार यही कहता था कि तुम इसे हमारे घर से निकाल क्यों नहीं देती। एक दिन जब ये बात मैंने अपनी पत्नी से कही तो वो हैरानी से मुझे देखने लगी और कहने लगी कि ये मेरा बेटा है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। मैं उसकी बात पर खामोश हो गया था। मुझे उलझन महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इससे बात करना फिजूल है। वो तो हमेशा अपनी ममता के लिए ही रोती रहती थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं ज्यादा समय तक उसको अपने घर में रुकने नहीं दूंगा और जल्द ही उसे अपने घर से निकाल दूंगा। एक दिन मैं ऑफिस से घर पहुंचा तो मैंने देखा कि आलोक अकेला ही घर में था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। कहने लगा कि वो पीछे वाली गली में मेरी ट्यूशन की बात करने के लिए गई हैं। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैं उसके स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर रहा था और अब मेरी पत्नी उसे ट्यूशन भी लगाना चाहती थी। मैंने गुस्से से कहा कि क्यों, तुम ट्यूशन के बिना नहीं पढ़ सकते। तो वो कहने लगा कि नहीं पापा, मैं तो पढ़ लूंगा, लेकिन मम्मी चाहती है कि मैं ट्यूशन जाया करूं क्योंकि मुझे मैथ समझने में मुश्किल हो रही है और इस बार मेरे मैथ्स में नंबर भी कम आए हैं। वो अभी सितंबर के टेस्ट देकर फ्री ही हुआ था और तब से उसकी माँ उसके लिए परेशान थी। मैंने तो यही कहा था कि इस पर पैसा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, इसे घर में बिठाओ और कोई हुनर सिखाओ। ये इतने मामूली से नंबर लेकर पास हुआ है। इसको घर में बिठाने के बजाय इसकी माँ ट्यूशन पढ़वाना चाहती थी। मैं ऑफिस की वजह से पहले ही परेशान था। आजकल ऑफिस में हालात ठीक नहीं चल रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि ऑफिस में मेरी परफॉर्मेंस खराब रहे। मैंने अपना सारा गुस्सा अपने सौतेले बेटे आलोक पर निकाल दिया। मैंने उस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है जिसे मैं तुम जैसे अनाथ पर बर्बाद करता रहूं। स्कूल की फीस भरना ही मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो जो तुम्हें मेरे घर भेज दिया गया। तुम अभी और इसी समय यहाँ से निकल जाओ। मैंने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ धकेल दिया और कहा कि आइंदा कभी यहाँ पर मत आना। मैं उसे गुस्से में घसीटता जा रहा था, जबकि वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा और कहने लगा कि नहीं पापा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आपका कोई खर्च नहीं करवाऊंगा, मैं स्कूल छोड़ दूंगा, पढ़ाई भी नहीं करूंगा, बस आप मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकता, मम्मी भी मेरे बिना मर जाएंगी। मुझे उसकी रिक्वेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने सोच लिया था कि उसकी माँ के आने से पहले पहले ही उसे यहाँ से भेज दूंगा। मैंने उससे कहा कि अगर तुम कभी वापस आए तो मैं तुम्हारी माँ को भी डाइवोर्स देकर घर से निकाल दूंगा। मेरा पीछा छोड़ दो और अपनी माँ को ही यहाँ रहने दो। मेरी बात सुनकर वो पूरी तरह से खामोश हो गया।
मैंने दरवाजा खोलकर उसे घर के बाहर धक्का दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अपनी माँ के आने से पहले वो चला गया होगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब मेरी पत्नी आई तो अपने बेटे के लिए परेशान हो गई और पूछने लगी कि आप मुझे बताते क्यों नहीं हो कि आलोक कहाँ पर है। उसे तो मैं घर पर ही छोड़कर गई थी। वो पूरे घर में पागलों की तरह घूम रही थी। मैंने उसे आलोक के बारे में कोई खबर नहीं दी थी। मैंने कहा, मुझे क्या पता कि तुम्हारा बेटा कहाँ गया है, होगा इधर ही कहीं। मेरी बात पर वो दोबारा उसे ढूंढने के लिए चली गई और परेशान होते हुए कहने लगी कि ऐसे तो वो कभी कहीं नहीं जाता। जब रात तक वो घर नहीं आया तो वो रोने के लिए बैठ गई और कहने लगी कि प्लीज मेरे बेटे को कहीं से ढूंढ कर लाओ और बताओ कि वो कहाँ है। कहीं आपने तो उसे घर से नहीं निकाल दिया। उसकी जुबान पर आखिर ये बात आ ही गई थी। मैंने गुस्से से घूर कर अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा कि हाँ, मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया क्योंकि मैं उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसका खर्चा भी नहीं उठा सकता। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। वो कहने लगी कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कभी आपसे खर्चे की कोई बात नहीं कही। जो घर में बनता है मेरा बेटा वही खा लेता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है और मैं उसे सरकारी स्कूल में डाल दूंगी जहाँ उसकी शिक्षा फ्री हो जाएगी। ट्यूशन भी बस मैं उसे कुछ समय के लिए ही डाल रही थी। मैंने कहा कि खामोश हो जाओ, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैंने जो कहा है उसी पर ध्यान दो। अगर तुमने उसे यहाँ दोबारा लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगा। मैंने अपनी बात साफ साफ कही और मैं उठकर खड़ा हो गया था। ये मेरा आखिरी फैसला था। वो खामोशी से आंसू बहाने लगी और मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया था। जिंदगी इसी तरह से गुजरती जा रही थी और इस तरह कई साल गुजर गए, लेकिन घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। एक दिन ऐसा भी हुआ कि मेरी नौकरी चली गई। मेरी नौकरी ही मेरा इकलौता सहारा थी। मैं बहुत परेशान रहने लगा था। जिस दिन मेरी नौकरी गई और मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी मेरी परेशानी फौरन समझ गई, मगर वो खामोश रही। वो मुझसे कोई बात नहीं करती थी। घर का कामकाज और मेरी सेवा इसी तरह से करती थी जैसे पहले करती रही थी, मगर उसे अब चुप्पी लग गई थी। मैं जानता था कि ये चुप उसके बेटे की वजह से है। वो अपने बेटे को याद करके बहुत रोती थी, लेकिन मैंने उसके साथ कभी कोई हमदर्दी नहीं की। उसे वापस लाने का मतलब उसे अपने घर में रखना था। मुझे लगता था कि धीरे धीरे उसे अपने बेटे के बिना रहने की आदत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो हर रोज उसे याद करती थी। मैंने नौकरी के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। न जाने मेरी किस्मत में इतनी परेशानी क्यों आ गई थी। मेरी पूरी जिंदगी अब ऐसी परेशानियों में ही कट रही थी। पैसे की तंगी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। घर का खर्च बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर वाले ने मुझे संतान भी नहीं दी थी। मैं डिप्रेशन में जाने लगा था। न जाने मेरी जिंदगी से तकलीफ और परेशानी कम क्यों नहीं होती थी। मैं अपने भाइयों से भी कई बार पैसे उधार लेकर आ चुका था, क्योंकि घर का गुजारा तो जैसे तैसे करना ही था। वैसे तो मेरी पत्नी कोई फरमाइश नहीं करती थी और न ही कभी मैंने उसकी किसी ख्वाहिश को पूरा किया था, लेकिन खाना तो जरूरी था और अब तो खाने के भी लाले पड़ गए थे। भैया मुझे कब तक उधार देते, उनका अपना भी परिवार था। अब उन्होंने मुझसे अपना हाथ खींच लिया था, ये कहकर कि अब हमारा भी परिवार है, बच्चे जवान हो गए हैं, हमें अपने बच्चों का भी देखना है। मैंने तभी से अपने भाइयों के यहाँ जाना छोड़ दिया था। जब मुझे कोई मजदूरी मिलती तो मैं मजदूरी भी कर लिया करता था, और जब सड़क पर काम न मिलता तो मैं सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाता था, क्योंकि मुझसे अब मजदूरी नहीं होती थी। अब मेरी वो उम्र न रही थी। मैंने तो हमेशा ऑफिस में बैठकर नौकरी की थी और मैं यही चाहता था कि मुझे ऐसी ही कोई नौकरी मिल जाए, मगर न जाने मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों हो गई थी कि हालात दिन ब दिन खराब होते चले गए थे। मेरे रात और दिन हमेशा मेहनत में ही गुजर रहे थे। मेरी पत्नी भी मोहल्ले के घरों में छोटे मोटे काम कर लिया करती थी, जिससे घर में थोड़े से पैसे आ जाया करते थे, वरना शायद मुझे सड़क पर बैठकर भीख ही मांगनी पड़ती। जिंदगी के कई साल इसी तरह से परेशानी में गुजर गए थे। मैंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी और नौकरी की तलाश करता रहा था। एक दिन मुझे बहुत बड़ी कंपनी से फोन आया तो मैं हैरान हो गया था, मगर खुश नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी नौकरी यहाँ भी नहीं लगेगी। आजकल कंपनी वाले जवान लड़कों को नौकरी देते हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक उम्मीद थी, इसलिए मैं टाइम पर इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गया। ये बहुत ही बड़ा ऑफिस था। जैसे ही मेरी बारी आई तो मैं केबिन में चला गया था, तो सामने बैठे जवान लड़के को देखकर मैं हैरान रह गया था। मैं उसे पहली ही नजर में पहचान गया था। उसके चेहरे में वही मासूमियत थी
लेकिन उसकी खूबसूरती में बढ़ावा आ गया था। वो मेरा सौतेला बेटा आलोक ही था। उसने मुझ पर एक नजर डाली तो फौरन उठकर मेरे करीब आया और मेरे पैर छूने लगा। कहने लगा कि पापा, ये आप ही हो? कैसे हो आप? वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठाने लगा और मैं खींचता चला गया। उसने इज्जत से मुझे कुर्सी पर बिठाया और खुद सामने बैठ गया। मैं उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। वो कहने लगा कि इतने सालों के बाद आपसे मेरी मुलाकात हुई है, आप ठीक तो हो ना? तो मेरी गर्दन खुद ब खुद हाँ में हिल गई थी। अब मैं उसे क्या बताता कि उसके जाने के बाद मैंने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया था, और शायद ये सब उसको घर से बाहर निकालने का नतीजा था। वो कहने लगा कि मेरी मम्मी कैसी हैं। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कुछ नहीं बोल सका, मेरी जबान खामोश हो गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा कि हाँ, वो ठीक है। वो कहने लगा कि मुझे नहीं पता था ये आप ही होंगे। मैंने तो इस पर आपका नाम देखा, इसलिए आपको बुला लिया। मैंने तो ये सोचा कि ये मेरे पापा का हम नाम है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो आज भी मेरी इतनी इज्जत करता था कि इंटरव्यू पर मेरा नाम देखकर मुझे नौकरी पर बुला लिया। वो कहने लगा कि पापा, आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? ये मेरी ही कंपनी है, आप यहाँ पर बॉस बनकर भी रह सकते हैं। वो कितना अच्छा था, और मैं जो हमेशा उसके साथ बुरा करता रहा था। मेरे हाथ खुद ब खुद उसके सामने जुड़ गए। मैंने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बहुत बुरा किया। मैं इतनी इज्जत के काबिल नहीं हूँ जितनी तुम मुझे दे रहे हो। वो फौरन मेरे पास आया और मेरे हाथों को पकड़कर कहने लगा कि आप ये क्या कह रहे हो पापा? मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा। जब मम्मी ने पहली बार आपसे मेरा इंट्रो करवाया था कि ये तुम्हारे पापा हैं, तब से ही मैंने आपको अपना पापा मान लिया था। मैंने हमेशा आपको अपना पिता समझा। मैं अपने असली पिता को नहीं जानता। मुझे तो आपके रूप में ही पापा दिखाई देते थे। उसके शब्द मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे थे। मैंने एक बार भी उसे अपनी सगी औलाद की तरह नहीं समझा था। काश मैं उसे अपनी औलाद समझ लेता तो क्या हो जाता, और उसकी मम्मी को भी वो तकलीफ नहीं देता जो सारी जिंदगी दे चुका था। मैं अभी यही सब कुछ सोच रहा था, उसने मुझे धीरे से पुकारा, पापा। तो मैं होश में आया और वो कहने लगा कि पापा, क्या मैं अपनी मम्मी से मिल सकता हूँ? मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है। मैं उसे गौर से देखने लगा था कि क्या आज भी उसे मेरी परमिशन की जरूरत है, जबकि वो खुद इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच चुका था। मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, तुम जब चाहे अपनी माँ से मिल सकते हो। बल्कि तुम अभी मेरे साथ चलो, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। वो मेरे साथ घर आया था और अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा। मेरी पत्नी भी रो रही थी। उसकी माँ कभी उसका माथा चूमती तो कभी उसको गौर गौर से देख रही थी। वो दोनों कभी हंस रहे थे तो कभी रो रहे थे। रोना तो मुझे भी आ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा मुझे शर्म महसूस हो रही थी। मैं तो उनसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं था। पता नहीं मैंने जिंदगी के इतने साल इस बोझ के साथ कैसे गुजार दिए। मैंने उसके सर से एक बार फिर पिता का साया छीन लिया था और उसे बेघर कर दिया था। उसकी माँ को भी सारी जिंदगी के लिए उससे अलग कर दिया था। आज से पहले मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मेरी जो हालत थी वो मेरी इस गलती की वजह से थी, लेकिन मैंने कभी अपनी गलती मानी ही नहीं थी। मेरे दिमाग में लगातार ये सवाल उठ रहा था कि इतनी अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी मैं भिखारी की तरह भीख मांगने पर मजबूर हो गया था, और ऊपर वाले ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया था। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, फिर भी वो इतने अच्छे मुकाम पर कैसे पहुंच गया? मैंने यही सवाल आलोक से किया तो उसने अपनी माँ के हाथ अपने हाथों में थाम कर कहा कि ये मेरी मम्मी की प्रार्थनाओं का नतीजा है। जिंदगी इतनी आसान नहीं है। उस दिन यहाँ से जाने के बाद मैं सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगा। मैं यही सोच रहा था कि मैं दोबारा यहाँ आ जाऊं, लेकिन फिर मुझे आपकी वही धमकी याद आ गई थी कि आप मम्मी को डाइवोर्स दे दोगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं जानता था कि मेरी मम्मी की जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। अब जाकर उन्हें कुछ सुकून आया है। मैं नहीं चाहता था कि जो थोड़ा बहुत मेरी मम्मी की जिंदगी में सुकून है वो भी उनसे छीन लिया जाए। इसलिए मैं यहाँ नहीं आया और वहीं सड़क पर बैठकर रोता रहा। आधी रात को मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मेरी कहीं जाने की हिम्मत नहीं थी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और एक औरत बाहर आई। उसने मुझसे रोने की वजह पूछी और पूछने लगी कि मैं यहाँ पर क्यों बैठा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर जाओ। मैंने उनको अपनी पूरी कहानी बताई और बताया कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं लावारिस हूँ। वो अपने साथ मुझे अपने घर ले गईं और उन्होंने मुझे खाना खिलाया, और फिर मुझसे दोबारा से सब कुछ पूछने लगी तो मैंने उनको सब बता दिया। वो रोती रही। उनका बेटा भी इस दुनिया से चला गया था।
उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी और कहा कि अब से तुम मेरे बेटे हो और तुम यहाँ रहोगे। मैं अपनी किस्मत के ऐसे मोड़ पर हैरान था। मुझे एक घर मिल गया था और उन्होंने मेरा हमेशा मेरी मम्मी की तरह ख्याल रखा। मैं जानता था कि मेरी मम्मी बहुत परेशान हो रही होंगी, इसलिए कुछ दिनों के बाद मैं आपके यहाँ नहीं होने पर मम्मी से मिलने के लिए आया था और मम्मी को सब कुछ बता दिया था। मैंने उनको बता दिया था कि मैं उस औरत के साथ बहुत खुश हूँ। वो मेरी मम्मी की तरह ही मेरा ख्याल रखती रही। मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मम्मी की मुझे बहुत याद आती थी। मैं आपके पीछे कभी कभी यहाँ मम्मी से मिलने के लिए चला आता था। उस औरत ने मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं मेहनत से आज इस मुकाम पर पहुंच गया हूँ। मैं मम्मी से मिलना चाहता था, लेकिन आपके पास आने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मैं हैरान हो गया था कि मैंने तो उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया था, लेकिन ऊपर वाले ने उसे मुझसे बचा लिया था ताकि वो अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए। ऊपर वाले ने उसे इतनी कामयाबी दी जहां उसे इज्जत मोहब्बत और सुकून सब मिला था। अगर वो मेरे साथ रहता तो शायद मैं सारी जिंदगी उसका जीना दुश्वार कर देता। मैं तो ये समझता रहा कि मैंने उसे घर से निकालकर उससे अपनी जान छुड़ा ली, मगर हकीकत ये थी कि ऊपर वाले ने उसकी जान मुझसे बचा ली थी। मैंने उससे अपनी एक गलती की माफी मांगी थी। उसने मुझे आसानी से माफ कर दिया और कहने लगा कि पापा, मुझे कभी पिता का प्यार नहीं मिल पाया। मैं आज भी उस प्यार की तलाश में हूँ जो एक पिता दे सकता है। उसकी बात पर मेरा दिल दुख रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया तो वो भी रोने लगा। मेरे दिल से उसके लिए सारी झिझक खत्म हो गई थी। मैं तो उसकी कमाई खाने के लायक भी नहीं था और यही सोचता था कि उसकी कमाई पर मेरा कोई हक नहीं है। मगर आलोक जिद करने लगा कि मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, वो समय बिताना चाहता हूँ जो बचपन में नहीं बिता सका। मैं भला उसे किस मुंह से इनकार करता। आलोक हमारे साथ रहने लगा और वो आज भी मेरी इसी तरह से खिदमत करता रहता है और मैं हमेशा पछताता रहता हूँ। अगर तब मैं उसकी सेवा के बदले उसकी तारीफ कर देता, प्यार से उसके सर पर हाथ रख देता, तो वो कितना खुश होता। मगर ये मेरी बदनसीबी थी कि मैं उसे इज्जत और प्यार नहीं दे सका। यहाँ तक कि मैंने तो अपनी इतनी अच्छी पत्नी का भी बहुत दिल दुखाया था। मेरी पत्नी मुझ जैसे इंसान को डिजर्व नहीं करती थी, बल्कि उसका साथ तो किसी अच्छे और शरीफ इंसान के साथ लिखा हुआ था। मेरी पत्नी और मेरा बेटा आज भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आज भी मेरे दिल में शर्मिंदगी है और मैं उन दोनों से अपने किए की माफी मांगता रहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।